कॉरस्पॉन्डिंग चलता रहेगा, ठीक है। नेमिंग हम इस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम बोहर लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, सॉरी बोहर में हम किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम, कि 1/λ होता है R(Z²), 1/N1² माइनस 1/N2², ये होता है हमारा लैम्डा, 1/λ यही होता है बेटा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं होगा, अब एनोड हमारा हाइड्रोजन लाइक तो है नहीं, एनोड हमारा हाइड्रोजन लाइक तो है नहीं बेटा, तो अगर हाइड्रोजन लाइक नहीं है तब हम ट्रांजिशन वेवलेंथ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला एक पढ़ लेते हैं। वो फॉर्मूला होगा R(Z माइनस सिग्मा का स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2², ये तरीके से फॉर्मूला होगा हमारा। ये इस एनोड एटम के लिए, 4 एनोड एटम, 4 एनोड एटम, ये सिग्मा होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या होगा बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये हम केमिस्ट्री में निकालने जानते हैं इसकी वैल्यू, के शेल के लिए क्या है, एल के लिए क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एम के लिए क्या है, हमने केमिस्ट्री में निकालना जानते हैं सिग्मा की वैल्यू, है ना। तो के शेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो के अल्फ़ा के लिए होता है सिग्मा की वैल्यू 1, क्या होती है 1। ऐसे हम के बीटा के, सॉरी एल के लिए भी निकाल सकते हैं हम, के बीटा वगैरह के लिए भी निकाल सकते हैं, अलग अलग होगा सबके लिए। स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप केमिस्ट्री में जानते हैं, डेट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ को क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी सिग्मा की। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशंस पढ़ेंगे बेटा, इस तरीके से क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांजिशंस पढ़ेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए, ठीक है, तो वेवलेंथ निकलेगी, जो फोटोन होगा वो इस वेवलेंथ का होगा, जो फोटोन होगा बेटा वो इस वेवलेंथ का होगा। लेट अस सपोज कि ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये है हमारा 4, ठीक है बेटा। तो आपको बताना है इन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा के अल्फ़ा है, कौन सा के बीटा है, कौन सा एल अल्फ़ा है और कौन सा एल बीटा है, ठीक है ना। इस बात को बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको। याद करो हाइड्रोजन लाइक एटम में हम बहुत अच्छे से पढ़ते थे, ये आगे जो डिफरेंस होता है वो कम होता चला जाता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसमें और इसमें, है ना। तो फिर मान लो ये ट्रांजिशन, ये तो के अल्फ़ा हो गई, के बीटा, के वालों में सबसे ज़्यादा होता है ना डिफरेंस, तो ये के बीटा, तो इसमें और भी डिफरेंस हुआ एनर्जी में, के गामा में और भी डिफरेंस हुआ एनर्जी में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई, एनर्जी हुई सबसे ज़्यादा के गामा की, फिर हुई के बीटा की, फिर हुई के अल्फ़ा की, सही बात है, हमें पता है। और यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई, मान लो ये एल बीटा है, किसकी हुई एनर्जी हुई एल गामा की, फिर एनर्जी किसकी हुई एल बीटा की, फिर एनर्जी किसकी हुई एल अल्फ़ा की। हमें ये पता है हाइड्रोजन लाइक के लिए तो ऐसा ही होता था, तो इसके लिए भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। ये फॉर्मूले वैसे ही बन रहे हैं, सिग्मा बस एक सिग्मा ही तो ऐड हो रहा है, ठीक है ना, बाकी सब फैक्टर तो वैसे के वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करा, हमने पहचाना है 1, 2, 3, 4 में से कौन सा के अल्फ़ा है, कौन सा के बीटा है, कौन सा एल अल्फ़ा है, कौन सा एल बीटा है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहला काम करते हैं, हम एनर्जी देख लें हमने, ठीक है ना। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी के बीटा की, फिर होगी के अल्फ़ा की, फिर होगी एनर्जी एल बीटा की, फिर होगी एनर्जी एल अल्फ़ा की। जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो वेवलेंथ एल अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होगा, फिर वेवलेंथ एल बीटा का होगा, फिर वेवलेंथ के अल्फ़ा होगा, फिर वेवलेंथ के बीटा का होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, के बीटा का, सबसे कम वेवलेंथ के बीटा का। तो इन चारों में सबसे कम वेवलेंथ यही है, तो ये के बीटा होगा, फिर के अल्फ़ा होगा, फिर वेवलेंथ होगा एल बीटा, फिर वेवलेंथ होगा एल अल्फ़ा। इस तरीके से हमें पता चल गया कि 1 पे कौन है, 1 है हमारा के बीटा, 2 कौन है हमारा के अल्फ़ा, 3 कौन है हमारा एल बीटा, और 4 कौन है हमारा, 4 है हमारा एल अल्फ़ा। अब आता है कन्फ्यूजिंग पार्ट, उसको समझते हैं। कन्फ्यूजिंग पार्ट को, जो बच्चे को कन्फ्यूज़ करता है, जो आपको भी शायद कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, कन्फ्यूजिंग पार्ट। वो कन्फ्यूजिंग पार्ट क्या है, वो कन्फ्यूजिंग पार्ट ये है कि सर आप बोल रहे हो कि एनर्जी के बीटा की सबसे ज़्यादा होती है,
और आप इसको के बीटा नाम दे रहे हो, इसको के बीटा नाम दे रहे हो, तो इंटेंसिटी तो इसकी कम है के अल्फा से। जबकि के बीटा और के अल्फा में अगर मैं बात करूं तो सर आप बता रहे हो कि के बीटा की एनर्जी ज़्यादा है, के बीटा की एनर्जी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी तो के बीटा ही कम है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात करूँ, मान लो ये न्यूक्लियस था, ये था हमारा के शेल, ये था हमारा एल शेल, ये था हमारा एम शेल। ठीक है बेटा, तो मान लो वैकेंसी क्रिएट हुई हमारी के में, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये आएंगे अल्फ़ा वाले और ये होंगे बीटा वाले। आप मुझे सोच समझ के ये बताइए कि अल्फ़ा वालों के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि बीटा वालों के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? कंफर्म बात है, अल्फ़ा वालों के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अल्फ़ा वाले ट्रांजिशंस ज़्यादा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें, हमें पता है के बीटा की एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है, कुछ 15 मान लो, और के अल्फ़ा की कितनी है मान लो कुछ 10 मान लो, ऐसे समझ लो। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं, वो अल्फ़ा के ट्रांजिशंस और बीटा के ट्रांजिशंस, जो के अल्फ़ा वाले ट्रांजिशंस है और जो के बीटा वाले ट्रांजिशंस है, ट्रांजिशंस, तो अल्फ़ा वाले ट्रांजिशंस ज़्यादा है। अल्फ़ा वाले ट्रांजिशन मान लीजिए 1000 है, तो बीटा वाले ट्रांजिशन मान लीजिए 50 है। ठीक है, अब एक एक्साइटेशन में है ना के बीटा की तो 15 एनर्जी, तो 50 में कितनी होगी? 750 होगी। और के अल्फ़ा में एक ट्रांजिशन की कितनी है? 10, तो 1000 ट्रांजिशन की कितनी होगी? 10,000। तो 750 बढ़ा के 10,000 बढ़ा, 10,000 बढ़ा। तो इंटेंसिटी ये सबकी है, 1 to 1 नहीं है, ये एक एक्साइटेशन की एनर्जी नहीं है बेटा। ये इंटेंसिटी में हम एक एक्साइटेशन के कोरस्पॉन्डिंग नहीं देख रहे हैं, हम वो सारी वेवलेंथ देख रहे हैं, वो सारी एनर्जी देख रहे हैं जो एक वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, वो चाहे 1000 फोटोन ने निकाली हो, 1000 ट्रांजिशन से निकली हो, चाहे 10 लाख ट्रांजिशन से निकली हो, चाहे 50,000 ट्रांजिशन से निकली हो। ठीक है, हम वो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम कभी भी एनर्जी को डायरेक्ट इंटेंसिटी से रिलेट नहीं करेंगे कि एनर्जी एक ट्रांजिशन की है और ये सब की है। हम किससे देखेंगे इस ग्राफ को? लैम्डा से। और लैम्डा कैसे कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। तो दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर फिर आता है हमारे पास, फिर आता है बेटा, ये तो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या थी हमारी? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब इसके अंदर 1-2 पॉइंट और आएंगे हमारे समझने के लिए। क्या पॉइंट्स होंगे वो, उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में समझ में आया क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है मैं समझ में आया। अभी हमने जो पढ़ा वो सब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ही था। ठीक है बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है बेसिकली मटेरियल की, है ना, क्योंकि लैम्डा से क्या पता चलता है? अभी बताइए, आर जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो जेड लैम्डा से किस पर कमेंट होगा बेटा? सीधा सीधा जेड पर। लैम्डा से किस पर कमेंट होगा बेटा? जेड पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ आपको, मान लीजिए लैम्डा है और ये है मान लीजिए इंटेंसिटी, लेट अस सपोज। तो मान लीजिए एक ग्राफ ये दे रखा है अपने को और एक ग्राफ अपने को मान लीजिए ये दे रखा है, ऐसा कुछ ग्राफ। लेट अस सपोज ये 1 है, ये 2 है। तो आपसे पूछा कि कौन सा ज़्यादा वोल्टेज में बनाया गया है? V1 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा, और Z1 और Z2 में कंपेयर करो। उसने आपसे ऐसा पूछा। तो बेटा हमें बहुत अच्छे से पता है कि लैम्डा मिनिमम जो होता है वो तो 1/2.431/V इन एंगस्ट्रॉम होता है। तो बेटा लैम्डा मिनिमम दोनों का सेम है, तो नहीं दोनों का V सेम है, ये तो दोनों का सेम है, हमें पता है। अब आती है बात Z1 Z2 की। तो बेटा दोनों के अल्फा ट्रांजिशन मान लेते हैं हम। तो बेटा इसके लिए जो लैम्डा है वो ये है, और इसके लिए जो लैम्डा है बेटा वो ये है। ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2। अब देख के बताइए लैम्डा 1 ज़्यादा कि लैम्डा 2 ज़्यादा? लैम्डा 1 छोटा, लैम्डा 1 छोटा तो Z1 बड़ा होगा। इन्वर्सली क्वेश्चन है, Z1 बड़ा होगा। देखिए आप एनोड टारगेट मटेरियल के जेड पे डिपेंड, जेड पे आप बात कर पा रहे हैं, टारगेट मटेरियल के आप जेड पे क्या कर पा रहे हैं? बात कर पा रहे हैं, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता पा रहे हैं। तो इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। जो ये टाइप की एक्सरे होती हैं जिसमें पीक्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। और ये जो एनोड है दिस इज सोर्स ऑफ एक्सरे, हमें पता है। जैसे कैथोड सोर्स ऑफ कैथोड रेज है, ऐसी एनोड क्या है? सोर्स ऑफ एक्स रेज है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मोजली लॉ होता है हमारा। क्या होता है बेटा? मोजली लॉ।
ये मोज़ी लॉ ये कहता है कि रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी होगा। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट फॉर वन ट्रांजिशन। जैसे मतलब के अल्फा के लिए ए बी की कुछ वैल्यू होगी तो के बीटा के लिए कुछ और होगी, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए के अल्फा और के सॉरी ए और बी क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अगर इस बात को हम समझें तो हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं बेटा, एक काम कीजिए आप करिए इसको सी बाय लैम्डा, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू सी आर सी जेड माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² बेटा, नो प्रॉब्लम। अंडर रूट ले लेते हैं, जब अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी हो गया तो रूट फ्रीक्वेंसी आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ गया आर सी, साथ ही साथ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इनटू साथ ही साथ आ गया जेड माइनस सिग्मा। अगर हम इस को इसके कंपेयर करेंगे तो देखिए, हालांकि ये कोई प्रूव नहीं है, एक्चुअली मोज़ली लॉ ही था, उससे ही आगे सॉल्व करके निकाला गया है, ठीक है ना। समझाने के लिए हम ऐसा बता दें, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ए की वैल्यू आर सी 1/n1² माइनस 1/n2², और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है, बी की वैल्यू आ रही है स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बराबर। बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बराबर। अगर मैं के अल्फ़ा के लिए बताऊं और के बीटा के लिए ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए की वैल्यू क्या आएगी आर सी, के अल्फ़ा का मतलब 2 से 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 यानी 3RC/4, और के बीटा का मतलब 3 से 1 माइनस 1/9 यानी 8/9 यानी 8/9 RC। ऐसे एल अल्फ़ा के लिए बता सकते हैं, एल अल्फ़ा के लिए क्या 3 से 2, तो ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट आर सी, तो 4 माइनस 9 तो 1/4 माइनस 1/9 36, 5/36 आएगा। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, के अल्फ़ा ट्रांजिशन के लिए ए की वैल्यू अलग है, के बीटा के लिए अलग है, एल अल्फ़ा के लिए क्या है ट्रांजिशन की वैल्यू क्या है अलग है बेटा, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ठीक है बेटा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में मोज़ली लॉ के बारे में पता चला। इसका ग्राफ कैसा आएगा रूट फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर मैं बनाऊँ जेड का, तो जेड का रूट फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं तो रूट फ्रीक्वेंसी को हम वाई ले लेते हैं, जेड को हम एक्स ले लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है ना। फिर नेगेटिव इंटरसेप्ट हो नहीं सकता कि फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं हमारा नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, रूट हमारा नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द ग्राफ रूट एफ वर्सेस जेड ग्राफ है। ये क्या है बेटा, ये रूट एफ वर्सेस जेड ग्राफ है। और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है वो बेटा एक्सरेज में, और क्या क्या बातें हमसे डिस्कस कर सकता है वो एक्सरेज में हमसे डिस्कस कर सकता है। मान लीजिए ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व है, तो मान लीजिए एक कर्व ये है और एक कर्व मान लीजिए ये है, मान लीजिए 1 कर्व है, ये 2 कर्व है। आपसे पूछ सकता है V1 V2 पे कमेंट करो, Z1 Z2 पे कमेंट करो। आपको पता है कट ऑफ वेवलेंथ इसकी कम है, कट ऑफ वेवलेंथ इसकी कम है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि लैम्डा मिनिमम 12431 एंगस्ट्रॉम बाय वोल्टेज होती है। तो लैम्डा मिनिमम इसका कम है तो इसकी वोल्टेज ज़्यादा रही होगी, यानी 1 की वोल्टेज ज़्यादा रही होगी 2 से, ठीक है बेटा। अब अगर इसका दोनों के अल्फ़ा मान लेते हैं, के अल्फ़ा का अल्फ़ा में कंपैरिजन होंगे, इसका ये मान लिया, इसका ये मान लिया, इसका लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया बेटा। अब मेरी बात सुनिए आप, तो लैम्डा 1 कम है हमारा लैम्डा 2 से, तो लैम्डा 1 कम है तो Z1 बड़ा होगा, लैम्डा 1 कम है तो Z1 क्या होगा ज़्यादा, और लैम्डा 2 बड़ा है तो Z2 क्या होगा छोटा होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं हम, है ना, अलग अलग एनोड। देखो एनोड में एटम एक बार 1 वाला लिया, एक बार एनोड एटम 2 वाला लिया, दोनों के लिए हम जेड पर कमेंट कर पा रहे हैं ना, जेड के लिए कमेंट कर पा रहे हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे की हेल्प से। करेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक एक्सरे भी तो पीक निकलती हैं, पीक किस में निकलती हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे में ही निकलती हैं बेटा। और रही बात सिग्मा की, तो सिग्मा की वैल्यू आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट केमिस्ट्री में निकालना सीखिएगा, और केमिस्ट्री में निकालने से आपको आता ही होगा, एक सिखाया आता है, ठीक है ना।
एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल वगैरह यूज़ कर करके सिखाते हैं हम, ठीक है ना। के के लिए अलग, एल के लिए अलग, एम के लिए अलग, ठीक है ना। तो के लिए हम पढ़ लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी 1, जो कि बी है मोस्टली लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है हमारा बी है बेटा, क्या है हमारा बी। तो दिस इज़ ऑल ऑन एक्सरे, दिस इज़ ऑल ऑन व्हाट बेटा एक्सरे। तो एक्सरे का ये लेक्चर जो हमारा था, ये IIT पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस लेक्चर को आप ढंग से समझिए, ठीक है। और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।